हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है, हेनले पाश कुंडली में केशिका गुच्छ निस्पंद अवरोही भुजा में तो सांद्र हो जाता है, फिर आरोही भुजा में तन हो जाता है। व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो हम लिख सकते हैं इसमें जो है हेनले पाश कुंडली। हेनले पाश कुंडली। अब यहाँ पर बोला गया जो केश का गुच्छ निस्पंदन है अवरोही भुजा में सांद्र हो रहा है। तब यहाँ पर हम देखें तो हम लिखेंगे हेनले लोब की अवरोही की अवरोही। तो अवरोही में ये क्या हो रहा है, जो इसमें जल होता है वो क्या करता है, पारगम्य झिल्ली में जा सकता है। जो मतलब जल का है उसका पारगम्य हो सकता है। इसके अलावा जो बाकी उच्च पदार्थ है उनका पारगम्य नहीं होता। तो जल का क्या होता है, पारगम्य होता है। पारगम्य हम बोल सकते हैं जल का पारगम्य हो सकता है। बाकी जो उच्च पदार्थ हैं उनका पारगम्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो द्रव की भुजा है वो कैसी होती है, तो इसमें जो द्रव की भुजा होती है वह नीचे की ओर होती है, या फिर हम बोल सकते हैं द्रव की भुजा जो है वह नीचे होती है। अब इसके अलावा यह देखें जो मिड्यूलरी इंटरटेडियम की व्यवस्था होती वो कैसी होती, उसका जो परासरण दाब है वो बढ़ जाता है, ये हम बोल सकते हैं। जिसके कारण से क्या हो जाएगा, जो इसमें निष्पन्द होगा वो प्लाज्मा में होगा, फिर जो है तो वो अति परासरणी होता है। तो क्या हो बोल सकते हैं, जो इसमें निष्पन्द होगा, निष्पन्द वो कैसे होगा, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के बाद की बात करेंगे तो वो होता है अति परासरण। अति परासरण, अति परासरण या अति परासरणीय बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हिनले रूप की जो अवरोही भुजा में यदि हम देखेंगे कि इसका गुच्छ निस्संतन होता है तो वो कैसा हो जाता है, सांद्र हो जाता है। हम क्या बोल सकते हैं, सांद्र होगा। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे जो है अवरोही के बाद जो है आरोही भुजा कि आरोही भुजा में क्या होगा। तो आरोही भुजा में क्या होगा, आरोही भुजा इसमें हो जाएगा जो जल है, जल का तो क्या होता है अपारगम्य होता है, अपारगम्य। और बाकी जो पारगम्य होता है वो जैसे आपके के प्लस आयन है, क्लोरीन माइनस है, सोडियम है, या फिर जो प्लाज्मा है, ये क्या होते हैं, ये पारगम्य होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर जो है अवरोही में जल जो था वो पारगम्य था, तो यहाँ पर जो है जल अपारगम्य है। बाकी जो है पोटेशियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सोडियम माफ करेंगे, ये क्या है, या फिर प्लाज्मा जो है ये क्या होते हैं, पारगम्य होते हैं। इनको हम बोल सकते हैं पारगम्य होंगे। अब यहाँ पर पारगम्य होते हैं। इसके अलावा जो इसमें अर्ध पारगम्य होंगे, यदि अर्ध पारगम्य की बात करेंगे तो यहाँ पर अर्ध पारगम्य भी होगा। अर्ध पारगम तो वो हो रहा है, हम बोल सकते हैं यूरिया में। तो यूरिया का जो सूत्र है हो जाएगा Na2CO2 NH2। इसे क्या बोलते हैं हम, यूरिया बोलते हैं। तो यूरिया क्या होगा, यह जो है तो अपारगम्य हो सकता है। लेकिन यदि हम देखोगे जो सोडियम आयन है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, इनका क्या होता है, इनका पुनः अवशोषण हो जाता है। इनमें क्या हो जाएगा, पुनः अवशोषण हो जाता है। और जब पुनः अवशोषण हो जाएगा, इसलिए इसमें जो निष्पन्द होगा, निष्पन्द वो कैसा हो जाएगा, वह जो निष्पन्द है इसमें निम्न हो जाएगा। इसी कारण जो इसमें तनुकृत करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अवरोही भुजा में जो है तिया तनु हो जाता है। क्या हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं अवरोही भुजा में इसी कारण से यह तनु हो जाता है। तब प्रश्न में बोला गया था हेनले लूप पाश कुंडली निष्पन्द आरोही भुजा में कैसा होता है, तो आरोही भुजा में सांद्र होता है। उसी वहीं पर यदि हम अवरोही भुजा की बात करें तो वहां पर तनु होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।